ऑलराइट। सो अगर बात करें, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आरएमएस वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में। सो बेसिकली उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस किया था हमने डायरेक्टली हमने पढ़ा क्या है, रूट मीन स्क्वायर, तो इधर से पढ़ना स्क्वायर किया। पहले हमने करंट किया, करंट जो कि होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट, जो भी उसकी एक्सप्रेशन होता है उसका स्क्वायर किया, उसके बाद उसका मीन ले लिया, मीन निकाल लिया और उसके बाद रूट ले लिया, हमारी वैल्यू आ गई। और इसके बाद उसका सिग्निफिकेंस देख लिया कि हाँ भाई इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्यों इतना स्क्वायर लगा के उसका मीन निकाल के फिर उसका रूट निकाल रहे हैं। तो ये बेसिक सी बात थी। उसी को हम आप थोड़ा सा दूसरे डिफरेंट वे से, है ना, पहले उसको डेफिनेशन को समझ के और उसको उसके डेरिवेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो वो ठीक, अगर आपको ये ज़्यादा ठीक लगे तो ये ठीक। ऑलराइट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है क्या। सो इन दी एंड हमने जो सिग्निफिकेंस उसका देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी है क्या, आई आरएमएस होती क्या है। सो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टैटिक करंट। स्टैटिक करंट बेसिकली क्या होती है, जिसकी ना डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और ना मैग्नीट्यूड चेंज होती है, वही वाली की आई है वो टाइम के साथ ऐसे ही है ना, जिसकी ना तो स्टैटिक करंट किसको बोलते हैं, इसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही होती हो और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता, विच जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट in a given resistor in a given time as it is done by the AC when passed through the same resistance of the for the same time। वही बात है जो मैं कल डिस्कस किया, डेफिनेशन इसकी डिस्कस करी थी। अब देखो इसको और अच्छे से इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेशन क्या है इसकी। देखो ये कह रहा है कि जो IRMS है, पहली बात तो ये हीट वीट क्या बढ़ रहा है, हीट बेसिकली क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है ना। तो डायरेक्टली अगर इसको ऐसे समझ लो, क्या हो रहा है कि अगर कोई डेफिनेशन के, चलो डेफिनेशन के साथ साथ समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट in a given resistor in a given time as it is done by the AC when passes through the same resistance for the same time। इसका मतलब क्या है कि जो IRMS वैल्यू है, इट इज दैट स्टडी करंट, यानी कि वह कांस्टेंट करंट है ना, कांस्टेंट करंट है जिसका न डायरेक्शन चेंज हो रहा है, न क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। वो वैल्यू है कि जो कि किसी रजिस्टर में, जैसे ई रजिस्टर में कॉन्स्टेंटली ये फ्लो, केवल आईआरएमएस जो वैल्यू है वो फ्लो कराई जा रही है, फ्लो हो रही है। तो इसमें सेम रजिस्टर्स में, इसमें अगर किसी टाइम टी के लिए जो हीट प्रोड्यूस हुई वो H1 है, तो अगर सेम रजिस्टर में सेम टाइम के लिए कोई एसी करंट, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है एसी करंट का, ये फ्लो करवा दो तो भी हीट क्या होगी। अगर ये हीट सेम आती है, ऐसा कुछ देखो, इसमें हमने एसी करंट फ्लो करवाई रजिस्टर में किसी टाइम टी के लिए, जितनी हीट आई, जो भी हीट आई, ऑलराइट। अब क्या करें हम, एसी फ्लो न करवा के कोई स्टडी करंट यानी कि एक कांस्टेंट करंट हम फ्लो कराएं, को क्या वैल्यू कांस्टेंट करंट की रखी जाए कि वो इस रजिस्टर में उसी टाइम के लिए फ्लो, उतने ही टाइम के लिए फ्लो कराए तो उसकी हीट की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो वो वैल्यू आती है IRMS वैल्यू, वो होती है IRMS वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट करंट। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। अब इसको लेते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हम आज इसमें एक्सप्रेशन इसके लिए निकालेंगे। The RMS value is also called effective value of AC or virtual value of AC। It is represented, इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है और वर्चुअल वैल्यू भी हो जाता है। इसको रिप्रेजेंट IRMS तो करते ही है, ये तो होता ही है, और IV भी समटाइम्स रिप्रेजेंट इससे करते हैं। हाँ ये तो मैंने बोला लेट, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट एंड अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, ये है ना। अब मानते हैं कि ये जो करंट है, जो हमारा ये था, सॉरी दिस इज इंडक्टर, तो ये रेजिस्टेंस था, इसमें फ्लो हो रही थी, ये फ्लो हो रही है। देखो ये साइन क्या होता है, ये होता है AC सोर्स का, जैसे ये DC सोर्स के लिए साइन होता है एक बड़ा एक छोटा, तो ये क्या होता है AC सोर्स के लिए सिंबल होता है बेसिकली रिप्रेजेंट करने का। तो अगर ये करंट है किसी रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, R रेजिस्टेंस जिसका है उसमें फ्लो हो रही है। अब चलो, तो इसमें हीट कितनी आएगी,
हीट कितनी आएगी भाई? हीट का जो हमने करंट के चैप्टर में पढ़ा होगा, हीट क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी या फिर ई स्क्वायर आर टी, है ना? ओके, ई स्क्वायर मतलब जो वोल्टेज का स्क्वायर है, ईएमएफ का स्क्वायर है। अच्छा, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब एक छोटे से टाइम के लिए हमने निकाली, कंप्लीट हमें टाइम पीरियड के लिए निकालनी है, तो छोटे से टाइम पीरियड के निकालो, डी टी टाइम के लिए। तो डी टी छोटे से टाइम के लिए क्या होगी हमारी? हीट भी कितनी होगी? डी एच, छोटी सी हाइट डी एच, आई स्क्वायर आर, छोटे से टाइम के लिए हमारी कितनी हीट? छोटी सी हीट डी एच। अब तो कंप्लीट टाइम पीरियड यानी कि कंप्लीट एक साइकिल के लिए जो साइनोसोडल जो हमारी करंट है, तो कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है? टी, जिसको कैपिटल टी से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए कितना कितना होगा? तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं? डी एच को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से टी तक। तो क्या दे देगी ये वैल्यू? डी एच, यानी कि कंप्लीट हीट दे देगी। सो एच कर दो, तो ये इंटीग्रेट कर दो इधर वाले को, है ना? ये तो एच आ ही गया। जब डी एच को 0 से टी से इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा टोटल। तो इधर ये तो आ गया एच, और इधर क्या करेंगे? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू पुट करो। आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई स्क्वायर की क्या हो जाएगी? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, साइन स्क्वायर थीटा की क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2। आई नॉट और आर तो क्या है? कांस्टेंट है। ये तो पीक वैल्यू है, कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, है ना? टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बाहर आ गया। अंदर की बात करते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमें लिखना है, यानी कि इसकी ये क्या है हमारा? थीटा। ओमेगा टी क्या है इस कंडीशन में? थीटा। देखो फॉर्मूले को अगर देखो तो ओमेगा टी क्या है? थीटा। तो इफ थीटा में कैसे चेंज होगा? 1 माइनस कोस टू थीटा। थीटा क्या है? ओमेगा टी यहाँ पे, तो ओमेगा टी डिवाइड ऑफ 2। ऑल राइट, ओके। आगे डी टी इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर। अब देखो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 कांस्टेंट है। वैसे तो आप ऐसे भी, जैसे कल मैंने किया था, कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। कल तो मैंने ऐसे किया था 1 माइनस 2 कोस टू ओमेगा टी बाई 2, फिर इसको इंटीग्रेट करा था। 2 को डायरेक्टली बाहर भी निकाल सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट ही तो है। बाहर निकाल लो या अलग कर लो, बात तो ये रहने वाली। तो बाहर को डायरेक्टली मैं बाहर ही ले लिया यहाँ से, तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो क्या बन गया? आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। अब अंदर क्या बचा? 1 माइनस, देखो यहाँ से अगर देखना चाहो तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 0 से टी से इंटीग्रेशन करना है, 1 माइनस साइन कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2-3 बार बता चुका हूँ मैं पिछले लेक्चर्स में, तो आज मैंने डायरेक्टली टी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। तो ये टी हो गया। कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होगा? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 तो यहाँ पे बाहर आ गया है ना। इसके बाद ये वाली स्टेप अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये लिख लो, 0 से टी आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 बाहर आ गया, ये जो टर्म है। और अंदर क्या है? 0 से टी इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और फार बाहर जो कुछ है डी टी। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो क्या आ गया? टी आ गया। साइन टू कोस 2 ओमेगा टी का क्या होगा इंटीग्रेशन? कोस थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन? कोस ए एक्स, ऐसी बात है ये, इसको है ना, कोस ए टी ऐसी बात है। तो क्या करते हैं इसमें? कोस का इंटीग्रेशन साइन ही होता है ना? इंटीग्रेशन साइन ए एक्स ए टी ऐसा कैसा, और नीचे ए से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे टी तो टी है, ओमेगा क्या है? एक ही जगह ओमेगा है ना? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा मैंने, इसलिए मैंने ऐसे बताया, पहले ही बता चुका हूँ ये बार बार। तो यहाँ से आगे क्या आ गया हमारा? ओमेगा नीचे आ गया। 2 ओमेगा है ना, 2 ओमेगा है अंदर, तो 2 ओमेगा क्या आ गया? नीचे आ गया। समझ पा रहे हो? ऑल राइट, तो टी आ गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले इसमें पुट करो दोनों को, तो टी की जगह टी कर दो, फिर 0 करनी होती है 0 करो, माइनस, ये माइनस का साइन ऐसा कैसा, ठीक है। फिर आगे वाले में क्या करना है? माइनस ऑफ साइन 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दी, 2 ओमेगा ऐसा कैसा माइनस 2। तो साइन ये तो क्या बना देगा? 0 कंप्लीट, इसको 0 बना देगा। तो साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये टर्म तो 0 होगी, ठीक है। अब इस टर्म की बात करें, इसमें क्या होगा? ये देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई। तो साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। अब देखो साइन की वैल्यू होती है ना 0, फिर 2 पाई, फिर 0 होती है यहाँ पे, 2 पाई पे 0 होगी, 4 पाई पे भी 0 होगी, वापस यहीं पे आ जाता है ना। 2 पाई घूम के तो वापस वहीं पे 0 पे आ जाता है। 4 पाई 6 पाई तो सब पे 0 होती है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये भी 0 हो गया। तो ये कंप्लीटली क्या टर्म होगी? 0 बची। क्या यहाँ पे? टी बच गई, टी बच गई। तो आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, ये वैल्यू आ गई
अगर किसी रजिस्टर में एक AC करंट फ्लो करवा दो तो। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि RMS वैल्यू ऑफ और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC is represented by IRMS, then the amount of heat produced in the same resistance are in the same time। यानी कि ये तो हमने AC फ्लो करवा के निकाली, हमने एक्सप्रेशन ऐसे निकाला। अब हमने क्या बोला था कि अगर कोई ऐसी वैल्यू, ऐसी वैल्यू क्या थी? IRMS। ऐसी वैल्यू क्या थी? IRMS। इस वैल्यू को अगर किसी सर्किट में फ्लो करवाया जाए टी टाइम के लिए, किसी आर रेजिस्टेंस के सर्किट में ट्यूबी करवाया जाए, तो इससे जो हीट जनरेट, कांस्टेंट वैल्यू है, इससे जो हीट जनरेट होगी वो क्या होगी? हमारा जो एक्सप्रेशन निकला है उसके बराबर होगी। तो ये हीट, इससे हीट कितनी होगी? आई करंट को फॉलो कराओगे तो I²RT। तो ये हमारी हीट यहाँ से आ गई। तो कितने टाइम के लिए करवाया है? टी टाइम के लिए। तो ये आ गया। अब इसको और इसको क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो ये आ गई यहाँ से, है ना? अगर कांस्टेंट फ्लो करवाया तो यही तो करते हैं हम, यही तो पढ़ रहे थे I²RT, यही तो पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आज हमने जब इसमें साइनोसॉइडल करवाई तो उससे एक्सप्रेशन निकाल ही लिया है, तो दोनों को क्या कर लो? इक्वल कर दो। तो आर से देखो इक्वल कर दिया यहाँ पे पिछली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो RT से RT कैंसिल हो गया और IRMS² की वैल्यू क्या आ गई? IRMS² की वैल्यू आ गई यहाँ से I0²/2, रूट ले लो दोनों तरफ, तो IRMS की वैल्यू आ गई I0/√2। ये एक्सप्रेशन कल आया था 0.770 I0, ये आ गया। इसको बोल सकते हैं हैंस द RMS वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू, और RMS वैल्यू बोल दो और इफेक्टिव वैल्यू बोल दो, और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC इज 0.70 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। और वैकेंसी अगर परसेंटेज में निकालो तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। ये बात कहानी खत्म है। अब इसके बाद देखो कहोगे ये बात हमने आएगी, देखो मैंने एक चीज़ करी है, कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए निकाली। कल मैंने निकाला था हाफ टाइम पीरियड के लिए। देखो फ़र्क, वैसे कल मैंने एक्सप्रेस भी किया था, एक्सप्लेन भी किया था कि फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस पर। दूसरा देखो यहाँ पे भी देखो, अगर फुल हाफ टाइम के लिए निकालूंगा तो भी क्या होगा? केवल ये टी तो चेंज होने वाला, टी हाफ लिखा हुआ आएगा, टी हाफ लिखा हुआ आएगा, आएगा आएगा आएगा, आगे वैल्यू पुट करो टी हाफ की, देखें तो, है ना? यहाँ तक तो आगे कहानी, यहाँ पे T/हाफ आ जाएगा। अब तो देखो एक बार देख लेते हैं, यहाँ तक तो कोई बात है नहीं, टी तो अकेला पड़ा ही है ऊपर, यहाँ से वैल्यू पुट होती है तो यहाँ पे T/हाफ आएगा उसमें, उस कंडीशन में, ठीक है। और ये वाला भी क्या आएगा? 2 sin 2π/T इंटू T/2। ये टी की जगह T/2, ये तो जीरो हो ही रहा है, ये T/2 आएगा, है ना? नीचे 2 ओमेगा। तो देखो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 ये 2 एक और है ना, ये रहा, ये 2 एक 2π/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया? sin 2π। अगेन मैंने अभी बताया था कि साइन की 2π जीरो से चली, 2π चल के वापस आ गया, यहाँ पे जब यहाँ पे भी जीरो है, 4π आया वहाँ पे भी जीरो है, तो 2π की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये वाला पूरा हो गया जीरो। फ़र्क क्या आया कि यहाँ पे एक 2 और आएगा, T/2 आएगा तो T/2 आएगा। तो बेसिकली हमने T/2 टाइम पीरियड के लिए निकाला, तो क्या आ गया ये? तो अगर इसमें T/2 आ रहा है, यानी कि टाइम हमने क्या लिया? T/2 कंप्लीट का हाफ, जितने टाइम में वो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है उससे हाफ वाला टाइम लिया है, तो क्या होगा? जो हमने अगर जो कांस्टेंट ये वाली IRMS कांस्टेंट वैल्यू उसमें फ्लो करवाई, वो भी कितने टाइम के लिए करवाएंगे? T/2 के लिए, है ना? उसमें टी टाइम के लिए हमने देखा, तो इसमें भी तो सेम टाइम बोला है ना, डेफिनेशन में जाकर देखो, सेम टाइम के लिए करो। तो भाई उसमें टी के करवाया तो टी यूज़ कर लिया, यहाँ पे T/2 यूज़ कर रहे हैं तो T/2 कर लो। अच्छा, तो उस क्या होगा? इसमें भी हाफ आएगा और इसमें भी हाफ आएगा, तो हाफ से आप कैंसिल, वापिस वही कहानी आ गई। समझ गए? अच्छा, इसके बाद EMF ही सिंपली से यहाँ से वैसे निकाल सकते हो, वही कहानी यहाँ पे लिखते हुए, है ना? वही डेफिनेशन कि हाँ भाई वो इतना करंट फ्लो, इसमें जितना करंट फ्लो करवा रहे हो उसमें उतना EMF फ्लो करवा दो, EMF लगा दो, तो वो सेम आ जाएगा, है ना? आगे कैसे सोल्व अगर करना चाहो तो कैसे करोगे? EMF के लिए भी क्या ही आती है? यही तो आती है, इक्वल टू A0 sin ωt। अब EMF के लिए आगे क्या सोल्व करो? इसमें I0² आ रहा है, I² आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? E² V² देखा होगा ना, E²RT। तो इसके लिए E² या फिर इसको V² यूज़ करते हो करंट में, यहाँ पे E² यूज़ कर रहे हो IR, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होगी। तो आगे इसको ऐसे सोल्व कर लो डायरेक्ट, अगर करना है तो आपसे, है ना? इसमें केवल क्या होगा? इसमें जैसे I0² बाहर आ रहा है, उसमें क्या होगा? E0²/R बाहर आ जाएगा, अंदर वाली कहानी सेम ही होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर वैसे तो कर ही सकते हो, अगर इसमें भी डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क। बेसिकली बात तो वही है ना, कोई इसमें डिफरेंस तो है नहीं, वैसे एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया। तो ये बेसिकली बात होगी। इसी तरह से आप लिख सकते हो, अपनी चीज़ से लिखा हुआ है। तो ERMS की वैल्यू क्या आएगी? E0/√2।
या फिर कहेंगे 0.707 इन नॉट। ऑल राइट, वही तो है। एच को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एच ये मैंने आई स्क्वायर आर रिप्रेजेंट करा। जब ई की इसके टर्म में करोगे तो क्या करोगे? एच इक्वल टू वी स्क्वायर आई बाय आर करते हो ना। तो ई स्क्वायर यहाँ पे ई हम वी की जगह सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो ई स्क्वायर बाय आर कर लो या वी स्क्वायर बाय आर कर लो, तो वैसे वो हो जाएगा पूरा। इसके बाद एक देखो, एसी की जो करंट है वो हम सिंपल एमीटर से यूज़ नहीं कर मेज़र नहीं कर पाएंगे। इसको मेज़र करने के लिए हमें हॉट वायर एमीटर यूज़ करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड दिस इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। बेसिकली इसमें डायरेक्शन चेंज होती है ना। और वो जो नॉर्मल वाला हो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ये वैसे ही बात है ना, वैसी बात है। जैसे मैंने एक इनिशियली फर्स्ट क्लास में आई थिंक आपसे पूछा था कि एसी को मेज़र करने के लिए जो ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर है वो यूज़ नहीं करते, क्यों ना? बिकॉज गैल्वेमीटर से तो हम बनाते हैं एमीटर वगैरह, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर पूछे तो नहीं यूज़ करते। कौन से यूज़ करते हैं? हॉट वायर एमीटर्स यूज़ करते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपके इतने कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्टली हम एसी को मेज़र करने के लिए हम नॉर्मल जो एसी वाले डीसी एमीटर एंड वोल्टीमीटर है। एमीटर तो क्या यूज़ करता है? करंट मेजर करता है। वोल्टीमीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। तो वो यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज क्या होता है, इनका एवरेज वैल्यू 0 होती है ना। अब इसको एक्सप्लेन करूँ, अगर जैसे गैल्वेमीटर को एक्सप्लेन करना पड़ो तो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर होता क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर का प्रिंसिपल क्या किस बेसिस पे करता है कि उसमें क्या होता है। जैसे एक मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वो मैं नहीं बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मैग्नेट मतलब ऐसा समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होती है, उसमें कोई लूप हो रही होती है। ऐसा ही तो होता है, लूप है। सपोज करो ऐसा लूप है कोई, सो एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ मैं, एनालॉजी बता रहा हूँ ऐसे। सपोज करो ये कैसे बनती है, हाँ ये लूप है कोई, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा था इसमें कि जैसे ही कोई करंट फ्लो हो रही है, लाइक सपोज करो ऐसे करंट फ्लो हो रही है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें क्या होता था, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता था, ठीक है। करंट फ्लो होने से क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, उससे वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। जिससे क्या हो रहा था, ये रोटेट कर रही थी, है ना। टॉर्क क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, वैसे आप वो पूरा डिस्कस किया गया जो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर। तो यहाँ पे हो रहा था, डीसी में क्या हो रहा था जिससे क्या हो रही थी, रोटेट कर रही थी। ऐसे सपोज करो ऐसे रोटेट करी है ना, लेट्स से फोर डायरेक्शन हम देख नहीं रहे, बस चलो ऐसे कुछ भी कैसे भी रोटेट, किसी भी डायरेक्शन में सपोज को रोटेट कर रही है तो रोटेट करेगी। फिर उसके बाद क्या हो रहा था, उसमें हम स्ट्रिप लगाते थे ऊपर और ऊपर, है ना, लगाते थे, और नीचे कुछ फॉस्फोरस की स्ट्रिप होती थी। वो क्या करती थी, उस रोटेशन को रोकनी थी, है ना, उसको अपोज करती थी, है, रिस्टोरिंग फोर्स लगा के उसको रोक रही होती थी। तो होता क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड की इसमें जो टॉर्क इंड्यूस हो रहा है, टॉर्क की वजह से जो उसमें जो रोटेशन हो रहा था, और जो वापस रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, इसकी वजह से जहाँ पे ये इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे वो नीडल हमारी रुक जाती थी और ये ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा देती थी। क्या हो रहा था इसमें कि जहाँ पे क्या हो रहा था, जो रोटेशन हो रहा था टॉर्क की वजह से, मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से जो रोटेट करेगी, और फिर रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से जो वापस उस पर रिस्टोरिंग टॉर्क लगा, तो इन दोनों की जी वैल्यू यहाँ पे देखो, इधर से कुछ लगी, इधर से कुछ लगी, तो जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते थे, वहाँ पे वो हमारी डिफ्लेक्शन दिखा देती थी और हम करंट मेजर कर देख लेते थे। लेकिन जब एसी की बात करी जाती है तो एसी में क्या हो रहा होगा, इसमें तो क्या हो रहा होगा, ऐसे होता है। और हमें देखा कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है कि ये जो है एक सेकंड में ये 50 टाइम्स ऐसे साइकिल कर लेती है। और एक सेकंड में 50 साइकिल करने का क्या मतलब हुआ कि एक सेकंड में ये 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। यानी कि ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, 55 पॉजिटिव 55 नेगेटिव, एक सेकंड में कितनी बार करोगी, 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। अच्छा, तो उसमें तो क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट आ रही थी बाहर से, ठीक है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, तो ऐसे मूव कर जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही देखो, अगर उससे वे ये मेजर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सपोज करो ऐसे ये है हमारी कोई कॉइल है, वही कॉइल है ना, एग्जैक्टली मैं नहीं बना पा रहा हूँ बट मैं ऐसे करंट फ्लो हुई, और जैसे मतलब 1/50 सेकेंड के लिए तो ऐसे फ्लो हुई, अगले 1 बाई, यानी कि आप देख सको कि एक सेकंड में 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी ये करंट, एक बार इस टाइम, एक बार इस टाइम, ऐसे एक सेकंड में 100 टाइम्स कर रही होती है, ठीक है। दूसरी बात, मतलब ऑलमोस्ट 1/50
सेकंड के लिए इधर बदलेगी, फिर अगले 1/2 सेकंड के लिए इधर, फिर इधर ऐसे। तो क्या होगा, अब देखो आपने पढ़ा होगा वैसे आप देखना चाहो तो, जैसे क्या होता है, इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना, तो इस कॉइल का भी इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या करता है, अपने जो पोजीशन, जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करने से रोकता है। तो जैसे इतने टाइम पे ये सपोज करो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इस पर एक डायरेक्शन में टोक लगा, इस टाइम पे, तो वो सोचने लगेगा, उसका इनर्शिया रोकने लगेगा, उसको सोचने लगेगा इस डायरेक्शन में, जिस टाइम में वो टोक लगा इसको, सपोज करो इस डायरेक्शन में इसको टोक लगा, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करने की सोचेगा। इतने में क्या डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, 1/50 टाइम 50 सेकंड के लिए हो रही है, मतलब बहुत रफ्तार से चेंज हो रही है, तो वो डायरेक्शन चेंज होगी, तो उस पर टॉक की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो इधर होगी। अब वो इधर चेंज होने की सोच ही रहा था कि इधर होगी, तो अब इधर सोचेगा, है ना, फॉर समझने के लिए समझ लो, इधर चेंज होने ही वाला था, इधर वो घूमने ही वाला था, है ना, डिफ्लेक्शन देने ही वाला था कि करंट आई है उसमें। इतने में क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इधर आ गया वापस। फिर इधर सोचने ही वाला था कि भाई इधर मुड़ूँ, इधर से पहले उधर आ गई करंट की डायरेक्शन, इधर चेंज होगी, जिसकी वजह से टॉर्क उस पर दूसरी डायरेक्शन में लगने लग गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, वो अपनी इनर्शिया की वजह से वो चेंज कर ही नहीं पाता वो, क्योंकि तो उसमें क्या हो रहा होता है, इतनी इस रफ्तार से जो है उसकी करंट की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो ऐसे इसलिए से क्या होता है, मूविंग कॉइन, जो ऑर्डिनरी मूविंग कॉइन कैलोमीटर है, वो हम इसी करंट मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करती। ये तो बेसिक बात होगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इस जो भी मैंने बोला है उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लें। दूसरी बात ये ऐसे भी लिख दो चाहे से कि एवरेज वैल्यू है एक कंप्लीट साइकिल लिए क्या होती है, जीरो हो जाती है उसकी। जब करंट एवरेज जो निकाली थी ना एसी के लिए कंप्लीट साइकिल, वो जीरो ही हो जा रही थी। तो जो भी है ना, इस तरह से आप अपनी डेफिनेशन लिख दो, या फिर ऐसे समझ लो अगर वो घूम भी रही है ना, अगर घूम भी रही है, सपोज करो बहुत फास्ट घूमती है, तो हमें एक जगह खड़ी हुई दिखाई देती है, वो समझने के पर्पज से। और टेक्निकली मैं बात बता दूंगा उसमें, टेक्निकली बात क्या होती है ना। ओके, तो ये बेसिक सी बात थी। सो दैट्स इट टुडे, थैंक यू।